हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। एंड आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। एंड इसमें आपके एवरी टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। एंड ये 2 लेक्चर्स अप्रॉक्स 1 आवर 20 मिनट्स होंगे। एंड इस लेक्चर्स में हम यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर करेंगे। एंड अनदर लेक्चर्स में हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर करेंगे। एंड सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। मैक्रो इकोनॉमिक्स ब्रॉडली 2 मॉडल में डिवाइड होता है। फर्स्ट क्लासिकल एंड सेकंड केन्सियन। क्लासिकल क्या बोलता है? क्लासिकल कहता है कि जो आउटपुट होता है, इकोनॉमी की आउटपुट होता है, वो फंक्शन ऑफ कैपिटल या एंड लेबर पे डिपेंड करता है। इट मीन्स कैपिटल एंड लेबर का यूज कब एंड कहाँ होता है? वो सप्लाई में या प्रोडक्शन में कैपिटल एंड लेबर का यूज होता है। इट मीन्स क्लासिकल का आउटपुट किस पे डिपेंड करता है? सप्लाई पे। तो इसलिए इस क्लासिकल इकोनॉमी को सप्लाई साइड इकोनॉमी भी बोला जाता है। एंड आउटपुट उनका किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल एंड लेबर के फंक्शन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे कैपिटल एंड लेबर एफिशिएंसी वर्क करेंगे, वैसे वैसे आउटपुट इंक्रीज करेगा। ओके। और इकोनॉमी भी वैसे वैसे ग्रोथ करेगी। इट मीन सप्लाई जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, इकोनॉमी वैसे वैसे ग्रो करेगी। ओके। और केल्सिन क्या बोलते हैं कि नहीं, वो बोलते हैं कि आउटपुट सप्लाई साइड इकोनॉमी नहीं होगा, या आउटपुट फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर पे डिपेंडेंट नहीं होगा। आउटपुट एग्रीगेट डिमांड पे डिपेंडेंट होता है। तो डिमांड, इट मीन वो डिमांड साइड की बात कर रहे हैं। तो केन्सियन की इकोनॉमी को डिमांड साइड इकोनॉमी भी कहा जाता है। इट मीन केन्सियन डिमांड साइड इकोनॉमी को प्रमोट करते हैं एंड क्लासिकल सप्लाई साइड इकोनॉमी प्रमोट करते हैं। क्लासिकल कहना है कि इकोनॉमी ग्रो कब करेगी? जब सप्लाई किसी कंट्री का इंक्रीज करता है तब। एंड केन्सियन का क्या कहते हैं कि इकोनॉमी, किसी कंट्री की इकोनॉमी जब ग्रोथ करेगी जब उस कंट्री की डिमांड इंक्रीज करेगा। ओके, क्लियर। एंड क्लासिकल लॉन्ग रन इकोनॉमी की बात करते हैं, एंड वही केन्सियन शॉर्ट रन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। एंड क्लासिकल कहना है कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होता है, बट केन्सियन इसको एक ड्रॉबैक करते हुए बोलते हैं कि नहीं, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट एग्जिस्ट करता है, इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। एंड क्लासिकल बोलते हैं कि वेज फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एंड केन्सियन क्या बोलते हैं? नहीं, वेज रेजिडिटी होता है। इट मीन्स, अच्छा, रेजिडिटी मीन्स और फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वेज जैसे जैसे लेबर का डिमांड एंड सप्लाई चेंज होगा, वैसे वैसे वेज तुरंत क्विकली चेंज होते रहते हैं। बट रिजिडिटी में क्या होता है कि लेबर ऑफ डिमांड एंड लेबर ऑफ सप्लाई के चेंज होने के बाद भी वेज क्विकली चेंज नहीं होता। आप वो सम टाइम लेता है, कुछ टाइम लेता है वेज चेंज होने में। इसलिए रिजिडिटी क्या बोलते हैं? रिजिडिटी चेंज होने में एक टाइम लेता है, कुछ टाइम लेता है, जबकि फ्लेक्सिबिलिटी वेज को चेंज करने में टाइम नहीं लेता, वो क्विकली चेंज होता रहता है। एंड क्लासिकल क्या बोलते हैं? क्लासिकल कहते हैं कि गवर्नमेंट और इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, जबकि कैंसर बोलते हैं नहीं, इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होना चाहिए। एंड क्लासिकल क्या बोलते हैं कि मनी एक बस एक्सचेंज का मीडियम है, बट वही कैंसर बोलते हैं कि नहीं, मनी एक एक्सचेंज का तो मीडियम है ही, बट वो साथ साथ सेविंग का भी एक मीडियम है। ओके। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक मार्केट। इकोनॉमिक मार्केट को हम फंक्शन मार्केट भी बोलते हैं। तो कितने 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 टाइप्स इकोनॉमिक मार्केट होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट गुड मार्केट, सेकंड मनी मार्केट, थर्ड लेबर मार्केट। ओके। गुड मार्केट क्या क्या शो करता है? गुड मार्केट रेफर करता है कि मार्केट में इनकम स्पेंडिंग के इक्वल होता है। एंड वही मनी मार्केट क्या बोलता है कि मार्केट में मनी डिमांड, मतलब डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी इक्वल होता है। ओके। एंड लेबर मार्केट लेबर की सप्लाई एंड डिमांड पे बात करता है। ओके। अच्छा, गुड मार्केट आईएस कर्व के द्वारा शो किया जाता है, एंड वही मनी मार्केट एलएम कर्व के थ्रू शो किया जाता है। ओके। अच्छा, हम ये लर्न रखने के लिए कि आईएस कर्व किस मार्केट में डिटरमाइन किया जाता है, एंड एलएम कर्व किस मार्केट में डिटरमाइन होता है, तो इसको लर्न करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक हम लर्न करते हैं कि इनकम में फर्स्ट वर्ड आई है एंड स्पेंडिंग में जो फर्स्ट वर्ड एस है, उस आई एंड एस के कॉम्बिनेशन से आई एस कर्व डिराइव होता है। ओके। तो आई एस कर्व किस मार्केट में एग्जिस्ट करता है? गुड मार्केट। गुड मार्केट क्या शो करता है? इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग, और इनकम में आई, स्पेंडिंग में एस, आई एंड एस के कॉम्बिनेशन से आई एस कर्व डिराइव होता है। ओके, ये हिंट है। एंड मनी मार्केट क्या होता है कि मनी ऑफ डिमांड एंड मनी ऑफ सप्लाई मार्केट में इक्वल होता है। अच्छा, मनी ऑफ डिमांड को हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी प्रेफरेंस का फर्स्ट वर्ड क्या है? एल, एंड मनी सप्लाई में फर्स्ट वर्ड क्या है? एम। तो एल एंड एम से डिराइव होता है एल एम कर्व। अब एडी कर्व कैसे डिराइव होता है? एडी कर्व आई एस कर्व एंड एल एम कर्व के इंटरसेक्शन या कॉम्बिनेशन से
एडी कर्व डिराइव किया जाता है। ओके, एडी कर्व किससे डिराइव होता है? आईएस कर्व एंड एलएम कर्व के कॉम्बिनेशन से, एंड एएस कर्व लेबर मार्केट से डिराइव किया जाता है। ओके, क्लियर? चलो अब हम डिटेल में गुड्स मार्केट के बारे में बात करते हैं। पहले गुड्स मार्केट क्या शो करता है? गुड्स मार्केट बताता है कि एक मार्केट में इनकम स्पेंडिंग के इक्वल होता है। ओके, एंड गुड्स मार्केट में 4 सेक्टर होते हैं, एंड 2 सेक्टर भी होते हैं, 3 सेक्टर भी होते हैं। तो 2 सेक्टर मीन्स उस मार्केट में केवल हाउस होल्ड एंड फर्म ही एग्जिस्ट करते हैं, एंड 3 सेक्टर मीन्स हाउस होल्ड एंड फर्म एंड गवर्नमेंट तीनों मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं, एंड गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स ये केनेशन के बारे में बता रहा है। क्लासिकल में तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करता नहीं है। अब 4 सेक्टर में क्या आता है? हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड साथ साथ इकोनॉमी ओपन होती है, तो 4 सेक्टर में एग्जिस्ट करता है। 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कब होगा? 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम कब होता है? जब स्पेंडिंग इक्वल टू सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, एस सेविंग को डिनोट करता है। ओके, जब सेविंग इक्वल टू होता है इन्वेस्टमेंट, तो वो मार्केट इक्विलिब्रियम होता है। एंड किस सेक्टर में एस इक्वल टू आई होता है? 2 सेक्टर में। 3 सेक्टर में क्या होता है? एस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी, एस सेविंग, टी टैक्स, आई इन्वेस्टमेंट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एस प्लस टी एंड आई प्लस जी जब इक्वल होता है तो 3 सेक्टर मार्केट को इक्विलिब्रियम शो करता है। ओके, एंड 4 सेक्टर मार्केट में इक्विलिब्रियम कब फाइंड होता है? जब सेविंग प्लस टैक्स प्लस इंपोर्ट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट। ओके, अच्छा, जैसे हमने देखा एस इक्वल टू आई, एस प्लस टी इक्वल टू आई प्लस जी, एंड यहाँ हमने देखा एस प्लस टी प्लस एम इक्वल टू आई प्लस जी प्लस एक्स। तो जो लेफ्ट साइड की इक्वेशन है वो लीकेज शो करता है, एंड राइट साइड की इक्वेशन इंजेक्शन को शो करता है। लीकेज मीन्स वो मनी जो इकोनॉमी के सर्कुलेशन मतलब मनी ऑफ सर्कुलेशन में इंक्लूड नहीं होती, एंड लीकेज मीन्स इंजेक्शन मीन्स वो मनी जो सर्कुलेशन ऑफ मनी में एग्जिस्ट करती है। जैसे कंजप्शन का एक एग्जांपल है। अच्छा, कंजम्पशन एक ऐसा कंपोनेंट है जो लीकेज एंड इंजेक्शन में दोनों में एग्जिस्ट करता है, इसलिए आप यहाँ देखोगे तो कंजम्पशन कहीं भी शो नहीं हो रहा। ओके, इस क्योंकि वो लीकेज एंड इंजेक्शन में दोनों जगह का कंजम्पशन वर्क करता है, तो दोनों जगह वर्क करेगा, इस वजह से वो क्या होता है? रिमूव मतलब कट कर दिया जाता है, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। कंजम्पशन इधर भी अगर कंजम्पशन है, इधर भी कंजम्पशन है, तो उससे डिवाइड कर देंगे तो दोनों साइड कंजम्पशन का वैल्यू कुछ नहीं होगा, 0 हो जाएगा। ओके, हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। जैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट। एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी किसको शो करता है? इंजेक्शन को। तो आप यहाँ देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और एक्स किसको नोट कर रहा है? एक्सपोर्ट। तो ये जो इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट है, ये इंजेक्शन को शो कर रहा है, और सेविंग, टैक्स एंड इंपोर्ट ये लीकेज को शो कर रहा है। ओके, लीकेज मतलब वो मनी जो सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी में इंक्लूड ना होती हो, एंड वो मनी जो सर्कुलेशन फ्लो ऑफ मनी में इंक्लूड हो उसे इंजेक्शन कहते हैं। तो इंजेक्शन ये है एंड लीकेज ये है। ओके, अच्छा, जब इनकम एग्रीगेट डिमांड इक्वल नहीं होता है तो उसमें डिफरेंस क्रिएट होता है। या डिफरेंस क्रिएट कैसे हो सकता है? या तो इनकम एग्रीगेट डिमांड से हाई हो सकता है, या तो इनकम एग्रीगेट डिमांड से लो हो सकता है। ओके, जब इनकम उससे पहले एक बात ध्यान देते हैं हम लोग। जब इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड में डिफरेंस क्रिएट होता है तो उसे हम अनप्लान्ड इन्वेंट्री बोलते हैं। जैसे अनप्लान्ड इन्वेंट्री को कैसे शो करते हैं? IU। अनप्लान्ड इन्वेंट्री क्या होता है? इनकम माइनस एग्रीगेट डिमांड, मतलब इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड में जो डिफरेंस होता है वो अनप्लान्ड इन्वेंट्री होता है। ओके, अच्छा, जब इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल ना हो तो वहाँ 2 केस क्रिएट हो सकते हैं। एक, या तो इनकम एग्रीगेट डिमांड से हाई हो, दूसरा या तो इनकम एग्रीगेट डिमांड से लो हो। तो जब इनकम एग्रीगेट डिमांड से लो होता है, या इनकम या इसको आउटपुट या जीडीपी कुछ भी बोल सकते हैं वाई को, वो इनकम और आउटपुट एंड जीडीपी तीनों तीनों की वैल्यू इक्वल होती है यहाँ। ओके, तो जब आउटपुट अगर इज्यूम कीजिए कि 2025 में आउटपुट डिमांड से अधिक है, तो नेक्स्ट ईयर में जो कंपनी प्रोड्यूस कर रही है आउटपुट को, वो क्या करेगी? वो आउटपुट डिक्रीज कर देगी। क्यों? क्योंकि आउटपुट अगर वो आगे की डिमांड से हाई करेगी तो उसके जो इनपुट के पेमेंट हैं वो ना तो कवर हो पाएंगे और ना उसे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा। इसलिए वो क्या करता है? आउटपुट को डिक्रीज कर देता है। जितना डिमांड होता है उतना ही आउटपुट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी आउटपुट बहुत ज्यादा है। ओके,
एंड यहाँ जब आउटपुट लेस होगा एग्रीगेट डिमांड से तो सब्सिक्वेंट ईयर में ईयर में नेक्स्ट ईयर में आउटपुट इंक्रीज कर देता है। ओके, अच्छा, जब आउटपुट एग्रीगेट डिमांड से लो हो तो इन अनप्लान इन्वेंट्री इज लेस देन 0 होता है, एंड जब आउटपुट एग्रीगेट डिमांड से हाई होता है तो अनप्लान इन्वेंट्री इज ग्रेटर देन 0 होता है। कैसे? एज्यूम करो आउटपुट 10 है, एग्रीगेट डिमांड 9 है, तो 10 9 से इज ग्रेटर देन होगा, तो आप 10 माइनस 9 करो तो 1 होता है, इट मीन अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव होगा। बट अगर आउटपुट 9 होता है एंड एग्रीगेट डिमांड 10 हो जाता है तो 9 माइनस 10 करोगे तो -1 होगा, तो अनप्लान इन्वेंट्री -1 होगा, मतलब निगेटिव होगा। ओके, तो जब आउटपुट एग्रीगेट डिमांड से लेस देन होता है तो अनप्लान इन्वेंट्री निगेटिव शो करता है, एंड जब आउटपुट ग्रेटर देन होता है तो अनप्लान इन्वेंट्री पॉजिटिव शो करता है। ओके, अच्छा, जो एग्रीगेट डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हैं या कंपोनेंट्स हैं वो या तो ऑटोनोमस हो सकते हैं या तो इंड्यूस्ड हो सकते हैं। ऑटोनोमस मीन्स वो डिटर्मिनेंट्स या वो कंपोनेंट्स जो इनकम पे डिपेंड न करता हो, एंड इंड्यूस्ड मतलब वो कंपोनेंट जो इनकम पे डिपेंड करता है। तो आप समझिए ऑटोनोमस कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। ऑटोनोमस ओवरऑल सभी कंपोनेंट्स होते हैं, बट इंड्यूस्ड कुछ ही कंपोनेंट्स इंड्यूस्ड में कवर होते हैं, जैसे कंजम्पशन, इंपोर्ट एंड टैक्स, ये इंड्यूस्ड कंपोनेंट्स एंड ऑटोनोमस कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। ओके, तो ऑटोनोमस में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, कंजम्पशन, इंपोर्ट, टैक्स। ओवरऑल मतलब सभी ऑटोनोमस में एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑटोनोमस को हम कैसे डिनोट करते हैं? बार से। जैसे इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट को कैसे हम राइट डाउन करेंगे? इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट बार से हम शो करेंगे ऑटोनोमस को। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस से ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को शो करेंगे। ओके, बार से हम ऑटोनोमस को शो करते हैं। एंड इंड्यूस का इक्वेशन होता है। इंड्यूस का इक्वेशन कैसे होगा? जैसे कंजप्शन है, कंजप्शन इक्वेशन का कैसे होगा, कैसे राइट डाउन किया जाएगा? तो कंजप्शन का इक्वेशन होता है कंजप्शन इक्वल ऑटोनोमस कंजप्शन। ऑटोनोमस कंजप्शन कैसे, क्यों है ये? क्योंकि इसके ऊपर बार का साइन है, तो बार का साइन ऑटोनोमस को शो करता है। तो ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस स्मॉल सी इंड्यूस्ड को डिनोट करता है, इंड्यूस्ड सी इनटू डिस्पोजेबल इनकम। एंड इंपोर्ट इक्वल टू ऑटोनोमस इंपोर्ट बिकॉज बार, एंड स्मॉल m इट मींस इंड्यूस्ड इंपोर्ट इनटू इनकम। ओके, डिस्पोजेबल इनकम में क्या डिफरेंस होता है? डिस्पोजेबल इनकम आफ्टर टैक्स, जो इनकम की वैल्यू आती है उससे हम डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। जिसमें टैक्स को हम रिमूव नहीं करते हैं वो ओवरऑल इनकम होता है। जैसे फॉर्मूला देख लो, डिस्पोजल इनकम क्या होता है? जब इनकम से हम टैक्स रिमूव कर देते हैं तो जो इनकम हमको इनकम फाइंड होता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है। बट इनकम में देखोगे तो टैक्स तो रिमूव नहीं हो रहा है, तो इनकम एंड डिस्पोजल इनकम में ये डिफरेंस है कि डिस्पोजल इनकम टैक्स को एडजस्ट करता है बट इनकम टैक्स को एडजस्ट नहीं करता। ओके, तो हम इंड्यूस्ड कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? कंजम्पशन, इंपोर्ट, टैक्स। और उसके इक्वेशन कैसे राइट डाउन कैसे किए जाएंगे? सबके इक्वेशन राइट डाउन करने के एक तरीका सेम होते हैं। पहले क्या होता है? ऑटोनोमस, उस कंपोनेंट को ऑटोनोमस में राइट डाउन करेंगे, प्लस फिर इंड्यूस्ड में उसको राइट डाउन करेंगे, फिर इनकम लिख देंगे। बट कंजम्पशन में डिस्पोजल इनकम लिखा जाता है एंड टैक्स एंड इंपोर्ट में इनकम राइट डाउन किया जाता है। ओके, अच्छा, इंड्यूस्ड कंजम्पशन को कैसे हम फाइंड करेंगे? वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? चेंजेस कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इनकम। मतलब अगर हमको इंड्यूस्ड कंजम्पशन राइट डाउन करना रहा तो उसे हम चेंजेस इन कंजम्पशन अपॉन चेंजेस इन इनकम से डिवाइड कर देंगे तो हमारी इंड्यूस्ड कंजम्पशन फाइंड आउट हो जाएगा। इंड्यूस्ड कंजम्पशन को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन बोलते हैं, एंड इंड्यूस्ड इंपोर्ट को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इंपोर्ट बोलते हैं, एंड टैक्स इंड्यूस्ड टैक्स को मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू टैक्स बोलते हैं। और इसको कैसे फाइंड किया जाता है? अगर किसी कंपोनेंट्स का इंड्यूस्ड होता है तो उस कंपोनेंट्स को पहले एन्यूमरेटर में राइट डाउन करेंगे इंड्यूस्ड के रूप में, इंड्यूस्ड में क्या चेंजेस हो रहा उसको राइट डाउन करेंगे, एंड डिवाइड किससे करेंगे? इनकम से। सभी इंपोर्ट का इंड्यूस्ड पूछे या टैक्स का इंड्यूस्ड पूछता है या कंजम्पशन का पूछता है तो सब में डिनोमिनेटर में हम चेंजेस से वाई से डिवाइड करेंगे। ओके, चलो, हाँ, अब देखते हैं गवर्नमेंट सेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हो सकते हैं। एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक टैक्स, एक ट्रांसफर किसको बोलते हैं? पेंशन, सब्सिडी, ये सब ट्रांसफर में इंक्लूड होता है, इसको ही ट्रांसफर बोला जाता है। ओके, जिससे प्रॉफिट क्रिएट ना हो।
या तो आप उसको एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हैं। जैसे आप बजट पढ़ेंगे तो उसमें एक कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है, एक कैपिटल रिवेन्यू आता है। तो कैपिटल रिवेन्यू में वो एक्सपेंडिचर होता है जिससे हमें प्रॉफिट क्रिएट नहीं होता, एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में वो एक्सपेंडिचर कैलकुलेट होता है जिससे हमें फ्यूचर में प्रॉफिट क्रिएट होता है। ओके, तो ट्रांसफर एंड टैक्स का इक्वेशन हमें बताया कि इसको भी वैसे ही राइट डाउन करेंगे। पहले ऑटोनोमस उस कंपोनेंट्स का ऑटोनोमस राइट डाउन करेंगे, ऑटोनोमस टैक्स प्लस इंड्यूस्ड को राइट डाउन करेंगे, इंड्यूस्ड टैक्स इनटू वाई। ओके, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लायर क्या होता है? मल्टीप्लायर मेजर करता है चेंजेस इन इनकम अपॉन चेंजेस इन ऑटोनोमस। मतलब इनकम में चेंजेस कितना हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंजेस इन ऑटोनोमस। चेंजेस इन ऑटोनोमस मतलब इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस या गवर्नमेंट ऑटोनोमस, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस या कंजप्शन ऑटोनोमस या इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, जितने ऑटोनोमस है उनमें चेंजेस होने की वजह से इनकम में कितना चेंजेस हो रहा उसको मल्टीप्लायर मेजर करता है। ओके, जैसे हमने यहाँ डिफिनेशन लिखा भी है, मल्टीप्लायर मेजर द अमाउंट बाय विच इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम चेंजेस व्हेन ऑटोनोमस कंपोनेंट्स ऑफ स्पेंडिंग चेंजेस बाय 1 यूनिट। मतलब ऑटोनोमस स्पेंडिंग से के चेंजेस होने से इनकम में कितना चेंजेस होता है उसको मल्टीप्लाई मेजर करता है बाय 1 यूनिट। हाँ, कि 1 यूनिट उसमें चेंजेस होने से क्या चेंज हो रहा उसको मल्टीप्लाई मेजर करता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की फॉर्मूला क्या होगा? चेंजेस इन इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस, ओके, अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। ओके, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। एम क्या है? इम्पोर्ट। ओके, एंड जब इन्वेस्ट मल्टीप्लायर के साथ साथ कोई अगर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कंबाइन, मतलब इन्वेस्टमेंट को कंबाइन कर देता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कंबाइन करते हैं, तो उसको हम न्यूमरेटर में राइट डाउन करते हैं। जैसे हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा तो मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। एंड बट इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पूछा है तो हम ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट न्यूमरेटर में राइट डाउन कर देंगे। तो ये चेंजेस इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला में क्या करेंगे? और मल्टीप्लायर तो जैसे राइट डाउन किया जाता है वैसे ही होगा, 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम। एंड गवर्नमेंट के बारे में पूछा है, गवर्नमेंट के मल्टीप्लायर के बारे में पूछा है तो चेंजेस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस राइट डाउन कर देंगे न्यूमरेटर में। ओके, एंड टैक्स में भी, टैक्स में माइनस इंड्यूस कंजम्पशन चेंजेस इन ऑटोनोमस टैक्स राइट डाउन करेंगे, एंड न्यूमरेटर में वही वैल्यू रहेगा, क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लायर की वैल्यू है। ओके, एंड ट्रांसफर में भी इंड्यूस कंजम्पशन इनटू चेंजेस इन ऑटोनोमस ट्रांसफर, एंड डिनोमिनेटर में सेम, क्योंकि अल्फा इट मीन्स मल्टीप्लायर की वैल्यू न्यूमरेटर 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी का सेम होता है। बट अगर मल्टीप्लायर साथ साथ कुछ और वर्ड कंबाइन हो जाते हैं, कंपोनेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, जैसे ट्रांसफर, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट, तो अगर उनको साथ में मल्टीप्लायर, उनके साथ में मल्टीप्लायर पूछता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर, तो अगर किसी भी कंपोनेंट्स का मल्टीप्लायर पूछेगा तो उसको हम न्यूमरेटर में राइट डाउन कर देंगे, एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस एम हर जगह रहेगा, हर इक्वेशन में रहेगा। ओके, बट हाँ एक बात और ध्यान देना, जैसे ही अगर इकोनॉमी क्लोज होगी तो इंपोर्ट रिमूव हो जाएगा, एंड ओपन इकोनॉमी अगर क्वेश्चन पूछता है तो इंपोर्ट वैसे के वैसे ही इक्वेशन में लाई करेगा। ओके, एंड अगर किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये नहीं बताता है कि इकोनॉमी क्लोज है ओपन है तो आप इंपोर्ट को रिमूव नहीं करोगे। क्यों? आप एज्यूम करोगे वो इकोनॉमी ओपन हो। ओके, अगर वो केस देता है कि हाँ ये इकोनॉमी क्लोज है तब आप इंपोर्ट को रिमूव कर दोगे। एंड इसका एक और फार्मूला होता है, इसको सॉल्व करने पे 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी निकलता है। एमपीसी क्या होता है? मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, एंड मार्जिन प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन क्या होता है? इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ओके, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दोनों का इक्वेशन या फॉर्मूला सेम होगा। चेंज किसमें होता है? टैक्स एंड ट्रांसफर में। और टैक्स ट्रांसफर भी मैक्सिमम सेम होते हैं, जैसे एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी, एमपीसी अपॉन 1 माइनस एमपीसी। बस टैक्स एंड ट्रांसफर में क्या डिफरेंस होता है? माइनस का, टैक्स में माइनस लगेगा एंड ट्रांसफर माइनस नहीं लगता। ओके, अब इक्वेशन सॉरी एक न्यूमेरिकल लिखते हैं। न्यूमेरिकल में जैसे क्या राइट डाउन है, गिवन है कंजम्पशन इक्वल टू 150 प्लस 0.75 इंटू डिस्पोजेबल इनकम। 150 क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन, इंपोर्ट एंड टैक्स में टैक्स इक्वेशन कैसे राइट डाउन किया जाता है? पहले ऑटोनोमस लिखा जाता है, प्लस फिर इंड्यूस लिखा जाता है, फिर इनकम से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो 150 क्या है? ऑटोनोमस, एंड 0.75 क्या है? इंड्यूस कंजम्पशन। ओके,
एंड बाय डिस्पोजेबल इनकम, इन्वेस्टमेंट, इसे ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या है? 100, ऑटोनोमस ट्रांसफर 40, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, टैक्स, टैक्स भी इंड्यूस्ड एंड ऑटोनोमस दोनों है। उसका इक्वेशन भी ऑटोनोमस टैक्स प्लस इंड्यूस्ड टैक्स इनटू इनकम। तो 20 क्या है? ऑटोनोमस, इंड्यूस्ड क्या है? 0.2 इंटू वाई। एंड इंपोर्ट में ऑटोनोमस इंपोर्ट प्लस 0.1 इंड्यूस्ड इंपोर्ट इंटू वाई। एंड एक्सपोर्ट में 35। ओके, फाइंड आउट क्या करना है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तो इनकम का फॉर्मूला क्या होता है? वाई इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। एंड गुड्स मार्केट का इक्विलिब्रियम कब होता है? जब इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग हो। तो स्पेंडिंग को हम एग्रीगेट डिमांड, स्पेंडिंग को एग्रीगेट डिमांड से राइट डाउन करते हैं, मतलब उसे शो करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड का कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। ओके, एंड कंजम्पशन क्या राइट डाउन है? 150 प्लस 0.75 वाई। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, इंड्यूस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। नेट एक्सपोर्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट ऑटोनोमस होता है, बट इंपोर्ट ऑटोनोमस साथ साथ इंड्यूस दोनों होता है। तो ऑटोनोमस इंपोर्ट माइनस इंड्यूस्ड इंपोर्ट इनटू वाई, इट मींस इनकम। ओके, हाँ, इनकम, ऑटोनोमस कंजम्पशन 150, इंड्यूस्ड 0.75 per day, इन्वेस्टमेंट 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 150, एक्सपोर्ट 35, इंपोर्ट में ऑटोनोमस इंपोर्ट क्या है? 15, इंड्यूस्ड 0.1 इंटू वाई। ओके, क्लियर? हाँ, अच्छा, अब डिस्पोजेबल इनकम हम फाइंड आउट करते हैं। डिस्पोजेबल इनकम फॉर्मूला क्या होता है? इनकम माइनस टैक्स प्लस ट्रांसफर। ओके, तो इनकम राइट डाउन नहीं है, तो इनकम को हम एज वेल एज लिखेंगे। टैक्स गिवन है, टैक्स क्या गिवन है? 20 प्लस 0.2 वाई। तो 20 प्लस 0.2 वाई से अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 माइनस 0.2 वाई होगा। एंड ट्रांसफर गिवन है 40, तो ट्रांसफर को 40 राइट डाउन कर लेंगे। एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -20 प्लस 40 होगा 20, 40 में से 20 माइनस करेगा तो 20 होगा। एंड 1, अगर वाई के साथ कुछ नहीं तो 1 होगा। तो 1 वाई में से -2 वाई करते हैं तो 0.8 वाई होगा। ओके, अब इस डिस्पोजेबल इनकम को हम डिस्पोजेबल इनकम की इक्वेशन को डिस्पोजेबल इनकम में हम फाइंड पुटअप करेंगे। तो हमारा इक्वेशन फिर ये होगा 385 प्लस 0.75। डिस्पोजेबल इनकम का इक्वेशन ये था माइनस 0.1। तो 385 प्लस 0.75 इंटू 0.8, 0.6, 0.75 मल्टीप्लाइड बाई 20, 50। एंड ये ऐसे ही इसको राइट डाउन करेंगे। फिर 385 प्लस 50 400 होगा। एंड 0.6 माइनस 0.1, 0.5 होगा, क्योंकि 0.6 में माइनस करेंगे 0.1 को, 0.5 होगा। एंड इस 0.5 वाई को हम लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे। तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो वाई माइनस 0.5 वाई क्या होगा? 0.55 होगा। 0.55 है एंड 400 एंड 10 से मल्टीप्लाई बहुत साइड करेंगे तो 5 वाई 8000 हुआ। एंड वाई 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा? सॉरी 400, 580, 5840 एंड 20 बचा। तो इनकम क्या होगा? 800 होगा। ओके, अब कंजप्शन से पूछ रहा है कि कंजप्शन की वैल्यू क्या होगा। तो कंजप्शन का इक्वेशन क्या है? ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस इंड्यूस कंजप्शन इनटू डिस्पोजल इनकम। ऑटोनोमस कंजप्शन गिवन था, इंड्यूस भी गिवन था, डिस्पोजल इनकम गिवन नहीं था। तो डिस्पोजेबल इनकम का इक्वेशन लिखेंगे जो हमने यहाँ फाइंड आउट किया। एंड डिस्पोजेबल इनकम में इनकम की वैल्यू क्या है? 800, तो 800 करेंगे तो पॉइंट, पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.75 को 0.8 से, तो 0.6 होगा। एंड 0.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो 15 होगा। अब इनकम की वैल्यू पुट करते हैं, तो इनकम की वैल्यू पुट करेंगे 800 एंड 115 प्लस 15 करेंगे तो 165 एंड 0.6 एंड 800 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 होगा। एंड 480 प्लस 165 इक्वल टू 645। ओके, ये कंजम्पशन की वैल्यू फाइंड आउट हो गया। इंपोर्ट, इंपोर्ट का इक्वेशन क्या था? ऑटोनोमस इंपोर्ट प्लस इंड्यूस्ड इंपोर्ट इनटू इनकम। तो ऑटोनोमस 15, इंड्यूस्ड 0.1, इनकम, इनकम की वैल्यू 800। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 95, इसकी वैल्यू फाइंड आउट होती है। ओके,
अब देखो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या मेजर करता है? बैलेंस बजट मल्टीप्लायर मेजर द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बोथ चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट। मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स दोनों सेम सेम अमाउंट से चेंज होते हैं। ओके, सो दैट ताकि गवर्नमेंट बजट रिमेन बैलेंस। मतलब जो लेवल ऑफ इनकम होता है उसमें चेंजेस किसके वजह से होता है? और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स वजह से। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स दोनों चेंज कैसे? दोनों चेंज इक्वल अमाउंट्स होते हैं, और जब दोनों इक्वल अमाउंट्स चेंज होंगे तो लेवल में जो चेंजेस होगा वो रिमेन जैसे पहले रहेगा वैसे भी आफ्टर भी रहेगा। तो इसीलिए हमारा बैलेंस बजट, जो हमारा गवर्नमेंट बजट होता है वो क्या होता है? बैलेंस होता है। ओके, क्लियर? हमने यहाँ राइट डाउन किया है ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इक्वल टू चेंजेस इन ऑटोनोमस टैक्स। एंड इसका डेफिनेशन था बैलेंस बजट मल्टीप्लायर मेजर द चेंजेस इन इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स बोथ चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट सो दैट ताकि गवर्नमेंट बजट रिमेन बैलेंस। मतलब जो लेवल ऑफ इनकम में चेंजेस कब होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स चेंजेस होते हैं, एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टैक्स किस अमाउंट से होते हैं? किस अमाउंट से चेंजेस होते हैं? इक्वल अमाउंट से चेंजेस होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गवर्नमेंट बजट बैलेंस रखना है। ओके, केस वन, इसमें दो केस क्रिएट होते हैं, एक ओपन इकोनॉमी की, एक क्लोज इकोनॉमी की। ओके, क्लोज इकोनॉमी क्या बोलता है कि अगर इफ इनकम टैक्स प्रेजेंट रहता है इकोनॉमी में, क्लोज इकोनॉमी में जब इनकम टैक्स प्रेजेंट होता है तो जो वैल्यू है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर की वो लेस देन 1 होगी। ओके, लेस देन 1 होगी। क्लियर? और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी। ओके, एंड बट जब इनकम टैक्स प्रेजेंट नहीं होता है तो वैल्यू बैलेंस ऑफ बजट मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जब टैक्स प्रेजेंट होता है तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। क्लियर? एंड ओपन इकोनॉमी में क्या होता है? ओपन इकोनॉमी में तो टैक्स तो रहेगा ही, साथ साथ इंपोर्ट भी प्रेजेंट हो जाता है। तो पहले तो टैक्स था तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 हो गया, एंड बट अब इंपोर्ट भी ऐड हो गया तब उसकी वैल्यू और लेस देन हो जाएगी। तो वैल्यू ऑफ बैलेंस मल्टीप्लायर क्या होता है? लेस देन हो जाता है। कैसे होता है इसका? कैसे होगा? मतलब लेस देन कब क्यों होता है? ये देखो, जब टी टैक्स अवेलेबल नहीं रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो 1 माइनस सी 1 माइनस सी डिवाइड कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। बट टैक्स जब अवेलेबल हो जाता है तो 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस सी टी हो जाता है। तब तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों अमाउंट इक्वल नहीं है। और जब ये टैक्स अवेलेबल नहीं रहता तो दोनों अमाउंट ये जो है ये इक्वल रहते हैं, तो डिवाइड करते हैं तो 1 हो जाते हैं। बट जब टैक्स इंक्लूड हो जाता है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 हो जाती है। एंड टैक्स के साथ साथ जब इंपोर्ट ऐड हो जाता है तो उसकी वैल्यू और लेस देन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट तो डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर भी है, और टैक्स भी डिनोमिनेटर में है, और इसलिए उसकी वैल्यू लेस देन हो जाती है। और जब ये दोनों नहीं रहते तो बैलेंस बजट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो दोनों डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल टू 1 वैल्यू हो जाती है। ओके, बजट सरप्लस की इक्वेशन क्या फॉर्मूला क्या होता है? टैक्स माइनस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर माइनस ट्रांसफर। ओके, इसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपके पेपर में कि बजट सरप्लस फाइंड आउट करिए। तो क्वेश्चन ही पूछेगा, वैसे ये नहीं पूछेगा कि बजट सरप्लस होता क्या है। अगर बजट सरप्लस पूछता भी है तो बजट सरप्लस क्या होता है? जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर लेस देन हो गवर्नमेंट रेवेन्यू से, तो उससे हम बोलते हैं बजट सरप्लस। ओके, आइस करो का इक्वेशन क्या होता है? इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग, एंड इनकम को वाई से डिनोट करते हैं एंड स्पेंडिंग को एग्रीगेट डिमांड से डिनोट करते हैं। एंड एग्रीगेट डिमांड में कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट। एंड उसको और सॉल्व करेंगे तो हमको एक और फार्मूला फाइंड होता है, अल्फा इंटू ऑटोनोमस माइनस बी आई। अल्फा का मैंने बताया फार्मूला क्या होगा? 1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस इम्पोर्ट। ओके, एंड ऑटोनोमस में कंजम्पशन भी ऑटोनोमस हो जाता है, इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनोमस होता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, मतलब ओवरऑल ऑटोनोमस होते हैं। ओके, एंड बी क्या होता है? इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। मतलब आई क्या होता है? पहले ये जानो, आई इंटरेस्ट रेट, एंड बी क्या शो करता है कि इस इंटरेस्ट रेट के चेंजेस से इन्वेस्टमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
उसको बी शो करता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इलास्टिसिटी को क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन। इट मींस इंटरेस्ट सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है इन्वेस्टमेंट के। सब्स्टिट्यूट क्या शो करता है, कौन सा रिलेशनशिप शो करता है, निगेटिव रिलेशनशिप। इट मींस जब इंटरेस्ट इंक्रीज करेगा तो इन्वेस्टमेंट डिक्रीज कर जाता है। ओके, तो आईएस कर्व का फॉर्मूला क्या होगा, y इक्वल टू अल्फा जी इंटू ऑटोनोमस माइनस बी इंटू आई। अच्छा, आईएस कर्व में अब हमको 3 केसेस देखना है, आईएस कर्व का डिराइव, एंड आईएस कर्व का स्लोप कैसे होगा, एंड आईएस कर्व शिफ्ट कब होगा। डेरिवेशन, आईएस कर्व का डेरिवेशन कैसे होता है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट से डिराइव किया जाता है आईएस कर्व को। जैसे हमने यहाँ देखिए, आईएस कर्व कब डिराइव, किससे डिराइव होता है, इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के कॉम्बिनेशन से आईएस कर्व को डिराइव किया जाता है। ओके, एंड आईएस कर्व में मूवमेंट कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। तो आईएस कर्व कैसे डिराइव होता है, इनकम इक्वल टू एडी, इनकम एडी को सॉल्व करेंगे तो अल्फा जी ऑटोनोमस माइनस बी आई, मतलब इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के कॉम्बिनेशन से आईएस कर्व डिराइव किया जाता है। ये आईएस कर्व है। अब सुनो, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो मूवमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में होगा या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मूवमेंट का किस पे होगा, एलॉन्ग आईएस कर्व, मतलब आईएस कर्व पे मूवमेंट होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड। ओके, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, तो मूवमेंट का किस डायरेक्शन में हो गया, अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट हो गया। जब बट वही इंटरेस्ट रेट जब डिक्रीज करेगा तो मूवमेंट क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो मूवमेंट आप देख लिए कैसे मूवमेंट अपवर्ड होगा, कब डाउनवर्ड होगा, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा तो मूवमेंट अलोंग द आईएस कर्व अपवर्ड होगा, एंड जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगा तो मूवमेंट अलोंग द आईएस कर्व डाउनवर्ड होगा। ओके, आईएस कर्व डिराइव कब होता है, इनकम एंड इंटरेस्ट के डिफरेंस कॉम्बिनेशन से। ओके, आईएस कर्व डाउनवर्ड होता है एंड इंटरेस्ट रेट एंड इनकम निगेटिव रिलेशनशिप शो करता है, जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे इनकम डिक्रीज करता है। ओके, स्लोप, आईएस कर्व की स्लोप की वैल्यू क्या होती है, आईएस कर्व के स्लोप को हम डिनोट करते हैं डी आई अपॉन डी वाई से। ओके, एंड इसकी वैल्यू क्या होता है, -1 अपॉन अल्फा जी इंटू बी, अल्फा मल्टीप्लायर बी इंटरेस्ट इलास्टिसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अल्फा जी इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू तो लेस डिक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि अल्फा जी डिनोमिनेटर में है, एंड जब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करेगी। जब स्लोप की वैल्यू डिक्रीज करती है तो स्लोप फ्लैटर होता है, और जब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती है तो स्लोप स्टीपर होता है। जैसे आप एक केस देखो, बी डिक्रीज किया तो डिनोमिनेटर में उसका स्लोप क्या है, -1 अल्फा जी बी, डिनोमिनेटर में बी है। जब बी डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो स्लोप स्टीपर होगा। ओके, मैंने सभी केसेस लिख दिया है, आप इसको एक बार पोज कीजिएगा एंड सभी केसेस को एक बार अंडरस्टैंड करिए कि हाँ क्या किस केस से स्लोप पे कैसा इफेक्ट पड़ रहा। जैसे इंड्यूस कंजम्पशन के इंक्रीज करने से स्लोप स्टीपर हो जा रहा, क्यों हो रहा, क्योंकि इंड्यूस कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा तो अल्फा जी की वैल्यू क्या होती है, 1/1 माइनस सी प्लस सी टी प्लस इम्पोर्ट। तो सी माइनस शो कर रही है, तो जब सी इंक्रीज करेगी इट मीन डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करेगी, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो ओवरऑल स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब स्लोप की वैल्यू इंक्रीज करती है तो स्लोप फ्लैटर होगा, सॉरी स्टीपर होगा। ओके, एंड जब b इक्वल टू 0 होगा तो स्लोप इन्फिनिटी होता है, एंड b जब इन्फिनिटी होगा तो स्लोप 0 होता है। जब स्लोप इन्फिनिटी होगा तो स्लोप वर्टिकल होगा, एंड जब स्लोप की वैल्यू 0 होगा तो स्लोप हॉरिजॉन्टल होगा। ओके, हाँ एक और बात, मल्टीप्लायर की वैल्यू क्लोज इकोनॉमी में हाई होती है एक और कंपेयर टू ओपन इकोनॉमी में। ओके, मल्टीप्लायर की वैल्यू किस इकोनॉमी में हाई होते हैं, क्लोज इकोनॉमी में, ओपन इकोनॉमी के कंपेयर में। ओके, शिफ्ट ऑफ आईएस कर्व, शिफ्ट आईएस कर्व शिफ्ट क्या कब करेगा, उसको हम कैसे देखते हैं, उसके फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा जी अपॉन चेंजेस इन ऑटोनोमस। तो आईएस पर शिफ्ट कब होगा, जब उसके ऑटोनोमस में चेंजेस होता है। तो ऑटोनोमस किसको शो करता है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट सबको शो करता है। और जब इन कंपोनेंट में चेंज होगा तो ऑटोनोमस में चेंज होगा, और जब ऑटोनोमस में चेंज होगा तो आईएस कर्व के शिफ्ट में भी चेंजेस होगी। जैसे ऑटोनोमस एज्यूम कर लो कोई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, जब वो इंक्रीज कर रहा है
तो आईएस करो क्या करेगा, हायर टुवर्ड शिफ्ट होगा। क्यों? क्योंकि जब ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करेगा तो ऑटोनोमस की वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब ऑटोनोमस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी। जब ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी तो आईएस करो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्यों? क्योंकि आईएस करो एंड ऑटोनोमस की रिलेशन पॉजिटिव है। ओके, तो जब ऑटोनोमस इंक्रीज करेगा तो आईएस को राइटवर्ड शिफ्ट होगा। जब ऑटोनोमस डिक्रीज करेगा तो आईएस को लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ओके, अब देखेंगे मनी मार्केट। मनी मार्केट क्या बोलता है? मनी मार्केट कहता है कि मनी में मनी ऑफ डिमांड एंड मनी सप्लाई इक्वल होता है। एंड मनी मार्केट किस कर्व से डिस्क्राइब होता है? एलएम कर्व से। एंड एलएम कर्व अपवर्ड होता है एंड आईएस कर्व डाउनवर्ड होता है। मनी डिमांड का ये फॉर्मूला है के वाई माइनस एच आई। के को क्या बोलेंगे? इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी, एंड एच को इंटरेस्ट इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी। एंड सो डिमांड ऑफ मनी का फॉर्मूला क्या है? के वाई माइनस एच आई। तो इससे क्या फाइंड आउट होता है कि डिमांड ऑफ मनी के कितने डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं? टू डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं। डिटर्मिनेंट्स मतलब कोई ऐसा फैक्टर जो दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है या इफेक्ट करता है। तो इनकम जब इंक्रीज करेगी तो डिमांड ऑफ मनी क्या होगा? इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकम एंड डिमांड ऑफ मनी में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। एंड भाई इंटरेस्ट रेट डिमांड फॉर मनी में निगेटिव रिलेशनशिप है। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगी तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज कर जाएगी। ओके, इसका फॉर्मूला ये होगा कि इनकम इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी एज इंटरेस्ट रेट इलास्टिसिटी डिमांड फॉर मनी। ओके, इनकम डिमांड फॉर मनी में पॉजिटिव रिलेशनशिप, इनकम डिमांड फॉर मनी में नेगेटिव रिलेशनशिप। इनकम इंक्रीज किया, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज किया, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किया, डिमांड फॉर मनी डिक्रीज किया। ओके, सप्लाई फॉर मनी, मनी की सप्लाई सेंट्रल बैंक के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। एंड सेंट्रल बैंक किस पॉलिसी की यूज करती है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए? मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करती है सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने के लिए। ओके, एंड सप्लाई ऑफ जो मनी होती है वो एक्सोजीनियस होती है, मतलब कांस्टेंट होती है। मनी की सप्लाई हमेशा नहीं होता है, वो कभी कभी मतलब साल 2 साल 3 साल में मनी की सप्लाई किया जाता है। ओके, तो इसलिए मनी सप्लाई की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। मनी मार्केट क्या होता है? डिमांड फॉर मनी इक्वल टू होता है डिमांड सप्लाई फॉर मनी। मनी मार्केट हमको शो करता है। ओके, तो डिमांड फॉर मनी की इक्वेशन क्या है? के वाई माइनस एच, सप्लाई ऑफ मनी अपॉन पी। तो ये ऑटोनोमस मनी हो जाएगा, ये ऑटोनोमस पी हो जाएगा। तो इसकी ये क्या होता है? ये कांस्टेंट होता है। ओके, अब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या फाउंड होती है? आई इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम पी। ओके, अब इसका डेरिवेशन देखेंगे, स्लोप देखेंगे या शिफ्ट देखेंगे। इसका डेरिवेशन कैसे होगा? डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी के कॉम्बिनेशन से होता है। ओके, ये सप्लाई फॉर मनी इसमें क्या होता है? कांस्टेंट, इसलिए वर्टिकल सप्लाई फॉर मनी होता है एंड डिमांड फॉर मनी डाउनवर्ड होता है। ओके, क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी में निगेटिव रिलेशनशिप होता है, इसलिए डाउनवर्ड कर्व होता है। एंड जब इंटरेस्ट रेट एंड अदर फैक्टर में पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो उसकी स्लोप अपवर्ड होती है। जैसे इंटरेस्ट रेट एंड इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप है तो एलएम कर्व अपवर्ड है। ओके, तो ये आप ग्राफ समझ गए। डिमांड सप्लाई फॉर मनी वर्टिकल होगा, डिमांड फॉर मनी डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा क्या? एलएम कर्व। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा डिमांड फॉर मनी डिक्रीज करेगा, बट इस ग्राफ में शो नहीं हो रहा। जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता है डिमांड फॉर मनी डिक्रीज करता है एंड एलएम कर्व सॉरी इनकम इंक्रीज करेगा। ओके, इनकम इंक्रीज करते जाता है। ओके, जैसे यहाँ देखो इनकम इंक्रीज करेगा, डिमांड फॉर मनी इंक्रीज करेगा तो सर्कुलेशन ऑफ मनी इन इकोनॉमी इंक्रीज करेगी। जब सर्कुलेशन ऑफ मनी इकोनॉमी में इंक्रीज करेगी तो इन्फ्लेशन हाई होगा। जब इन्फ्लेशन हाई होगा तो इंटरेस्ट रेट हाई होगा। इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो डिमांड फॉर मनी डिक्रीज करेगी, फिर इन्फ्लेशन डिक्रीज कर जाती है। ओके, आईएस करो सॉरी एलएम करो अपवर्ड होता है एंड एलएम करो डिराइव कैसे होता है? इनकम एंड इंटरेस्ट रेट के कॉम्बिनेशन से डिराइव होता है। ओके, एंड एलएम करो का स्लोप क्या होता है? एलएम करो के स्लोप की वैल्यू एच एंड के पे डिनोट करता है। एच क्या शो करता है? एच शो करता है इंटरेस्ट इलास्टिसिटी फॉर मनी, डिमांड फॉर मनी, एंड के क्या शो करता है? इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी। ओके, स्लोप ऑफ एलएम करो डी आई अपॉन डी वाई इक्वल टू के अपॉन एच। तो अब इसका केसेस है, आप केसेस एक बार देख लीजिएगा।
शिफ्ट ऑफ एल एम करो, शिफ्ट ऑफ एल एम करो का फॉर्मूला क्या होगा, चेंजेस इन रियल मनी सप्लाई अपॉन के। जब रियल मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो एल एम करो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, जब रियल मनी सप्लाई डिक्रीज होगा तो एल एम करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। जब के का डिपेंड करता है इनकम इलास्टिसिटी फॉर डिमांड फॉर मनी। ओके, जब के इंक्रीज करेगा तो शिफ्ट ऑफ एल एम करो, सॉरी के डिक्रीज करेगा तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी, जब ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी तो एल एम करो राइट वर्ड शिफ्ट होगा। एंड जब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी, एंड डिक्रीज कब करेगी, जब के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो जब ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज करेगी तो एल एम करो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगा। ओके, हाँ। अब ये फिर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कंजम्पशन इक्वेशन गिवन है, ये है हमारा एल क्या शो करता है, डिमांड फॉर मनी। एंड डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन क्या था, फॉर्मूला क्या था, के बाई के क्या है 0.4 माइनस एच आई, एच क्या 50। और ये मनी सप्लाई की सॉरी एम गिवन है, मनी गिवन है, एंड पी प्राइस गिवन है, एंड ये इन्वेस्टमेंट का इक्वेशन गिवन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्स गिवन है। हमको क्या बोला, आई एस इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए। आई एस इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इनकम इक्वल टू एडी होता है। और अभी आई एस का रूप में मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया ही, तो आप खुद इसको एक बार सॉल्व करिएगा। ओके, अगर मैं सॉल्व करने लगा तो ये लेक्चर और लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप एक बार इसको ट्राई करिएगा। एल एम करो के इक्विलिब्रियम कब होगा, डिमांड फॉर मनी जब सप्लाई फॉर मनी के इक्वल होगा। एंड डिमांड फॉर मनी का इक्वेशन राइट डाउन करिएगा। और मनी सप्लाई क्या होता है, मनी सप्लाई का इक्वेशन क्या होता है, मनी ऑटोनोमस मनी अपॉन प्राइस, ऑटोनोमस प्राइस। एंड इसको रियल मनी सप्लाई भी बोलेंगे। तो मनी हमारा गिवन है 1200 और प्राइस 2, इसको डिवाइड करें तो 600 होगा। एंड जो -50 आई है इसको हम राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे तो हमारा प्लस में हो जाएगा। तो ये एल एम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन फाइंड हो गया। ओके, अब हमको क्या आस्क कर रहा है, इनकम एंड इंटरेस्ट रेट इक्विलिब्रियम फाइंड करने के लिए। तो इनकम कैसे फाइंड आउट करेंगे, एल एम इक्विलिब्रियम से जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है एंड आई एस इक्विलिब्रियम से जो इक्वेशन फाइंड आउट हुआ है, उन दोनों को इक्वल करेंगे। और दोनों के इक्वल करेंगे तो हमारा इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट होगा। और जब इंटरेस्ट रेट फाइंड होगा तो हम या तो एल एम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन या आई एस इक्विलिब्रियम के इक्वेशन में इंटरेस्ट रेट को पुट करेंगे, उससे हमारे इनकम की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट। गुड्स मार्केट साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम कब होता है, गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट में जब आई एस कर एल एम कर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या लिखा है, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम इन गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट इज डिटरमाइंड बाय इंटरसेक्शन ऑफ आई एस एंड एल एम कर। ओके, ये हमने लिखा दिया। ओके, अभी एक बात और, हाँ, आई एस करो डाउनवर्ड है एंड एल एम करो अपवर्ड है। क्यों, क्योंकि आप जब आई एस करो कि आप इक्वेशन देखोगे तो उसका इक्वेशन क्या था, वाई इक्वल टू ए सॉरी अल्फा इंटू ए माइनस बी आई। तो आई एंड वाई में निगेटिव रिलेशनशिप है। क्यों, क्योंकि आई के सामने किसका साइन है, निगेटिव का। एंड वही जब एल एम करके इक्वेशन देखोगे तो आई इक्वल टू 1/h के वाई माइनस एम अपन पी था। ओके, तो y पॉजिटिव है तो इट मींस इनकम एंड इंटरेस्ट रेट का पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो इसलिए एल एम करो अपवर्ड डायरेक्शन में। अब एक बात और देखो, आई एस कर्व की आउटसाइड एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है एंड इनसाइड एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स होता है। ओके, एंड एज वेल एज मनी एल एम कर्व के आउटसाइड, हाँ, आउटसाइड ईच साइड होगा एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सॉरी ये इनवर्ड है, एक्सेस डिमांड फॉर मनी होगा एंड आउटसाइड क्या होगा, एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी होगा। तो यहाँ आप देखोगे ये आई एस कर्व है, आई एस कर्व के आउटसाइड क्या है, एक्सेस सप्लाई गुड, एक्सेस सप्लाई गुड, एंड इनवर्ड क्या है, एक्सेस डिमांड गुड, एक्सेस डिमांड गुड। एंड ये एल एम कर्व है, एल एम कर्व का आउटसाइड क्या है, एक्सेस सप्लाई मनी, एक्सेस सप्लाई मनी, एंड डाउनवर्ड एक्सेस डिमांड मनी, एक्सेस डिमांड। ओके, हाँ, एक और बात सुनो, जब इनकम इंक्रीज करता है तो डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज कर जाता है, इट मींस एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स होता है। और जब वही आउटपुट डिक्रीज करता है तो एक्सेस सप्लाई गुड्स, इनकम डिक्रीज करता है तो एक्सेस सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। क्योंकि लोग गुड्स का कंज्यूम नहीं करते तो गुड्स जो गुड्स की सप्लाई होती है वो एक्सेस में हो जाती है। एंड इंटरेस्ट रेट जब इंक्रीज करेगा तो एक्सेस डिमांड फॉर मनी होता है, जब इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करता है तो एक्सेस सप्लाई फॉर मनी होता है। ओके, और बट हाँ, एक और बात, मनी मार्केट गुड्स मार्केट के कंपेयर में क्विकली एडजस्ट होता है, मतलब इमिडिएटली एडजस्ट करता है।
बट वहीं गुड्स मार्केट शिफ्ट करने में या एडजस्ट करने में सम टाइम लेती है, इसलिए उसे ग्रेजुअली एडजस्ट कहा जाता है। ओके, तो जब मनी मार्केट इमीडिएटली एडजस्ट करता है एंड गुड्स मार्केट ग्रेजुअली एडजस्ट करता है, एंड चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट पहले होता है एंड उसके बाद इनकम में चेंजेस होता है। ओके, क्लियर। अब डेरिवेशन ऑफ एडी कर्व है। एडी कर्व किससे डिराइव होगा, हमने पहले क्लास से मैं बताया, मतलब जब क्लास को हम स्टार्ट करें तो उसमें बताया कि एडी कर्व आई एस कर्व एंड एल एम कर्व के कम्बिनेशन से डिराइव होता है। अब यहाँ देख, आई एस का ये एल एम कर्व है, ये आई एस कर्व है, इसके कम्बिनेशन से एडी कर्व डिराइव हुआ है। ओके, एंड एडी कर्व प्राइस एंड इनकम के रिलेशनशिप को शो करता है, एंड आई एस कर्व एंड एल एम कर्व इनकम एंड इंटरेस्ट रेट को शो करते हैं। और आई एस इक्विलिब्रियम का ये फार्मूला है, एल एम इक्विलिब्रियम का ये फार्मूला है, एंड इन दोनों को इक्वल करेंगे। इक्वल क्यों करेंगे, क्योंकि ये दोनों इंटरसेक्ट हुए, तो इन दोनों को इक्वल करेंगे। जब इन दोनों को इक्वल करेंगे, इक्वल कैसे करेंगे, आप कहोगे सर लिफ्ट वाटर और इसका लिफ्ट वाटर इक्वल है ना, तो हम इक्वल नहीं करके हम y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, या इसमें आई की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ इसकी वैल्यू पुट की है, तो अल्फा जी इंटू ए ऑटोनोमस माइनस बी, ये इन ब्रैकेट 1/s के वाई माइनस एम हो गया। ओके, तो ये आपका एडी का इक्विलिब्रियम हुआ, एंड ये आपका ग्राफ हुआ। एंड एडी कर्व क्या शो करता है, कॉम्बिनेशन ऑफ प्राइस लेवल एंड आउटपुट वेयर बोथ गुड्स मार्केट एंड मनी मार्केट आर इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस। ओके, तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर था। एंड सेकंड लेक्चर में हम जो यूनिट इसमें तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 कवर किए हैं, एंड सेकंड लेक्चर में हम यूनिट 1 एंड यूनिट 2 कवर करेंगे। ओके, तो प्लीज आप उसको भी देखिए। इन दोनों लेक्चर में आपका फुल जितना माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स था वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके।